हुकूमत की जानिब से बजट नाफिज करने के बाद महंगाई संगीन मसला इख्तियार करती चली जा रही है। एक तरफ हुकूमत आंखें बंद करके IMF की हर बात मान रही है, गरीबों पर टैक्सेस की बौछार कर रही है और अशराफिया को हर तरह की बरात से नवाज रही है। कभी एडवोकेट जनरल पंजाब की बरात, तनख्वाहों में बेपनाह इजाफा, तो कभी वज़ीर आज़म हाउस की मुलाजमीन पर नवाजिशात की बारिश। यानी ये दो इंतहाएँ हैं। एक इंतहा वो है कि ऑलरेडी जो टैक्स्ड क्लास है उसको मज़ीद टैक्स के बोझ तले दबाया जाए, और दूसरी तरफ अशराफिया है जिसको सब्सिडीज़ देते चले जाएँ और सिलसिलावार देते चले जाएँ। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने मुझे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, IMF तो सब्सिडीज़ कट करने की बात करता है, मगर हमारे यहाँ हुकूमत ने किया ये है कि जो अशराफिया है उसको मज़ीद सब्सिडीज़ दे दी गई हैं, और जो लोअर इनकम क्लास है या गरीब तबका है उस पर टैक्सेस इस कदर बढ़ा दिए गए हैं कि दूध बच्चों तक जो है ना वो दूध पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स हैं, टैरिफ्स हैं, इतने इंक्रीज़ हो गए हैं कि आवाम सड़कों पर हैं। गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। पेरिशेबल आइटम्स की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ये दो इंतहाएँ हैं। तो बजट से एक आम आदमी को क्या मिला डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जो समरी दिया है बजट के फीचर्स के बारे में, मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक मुनासिब है। देखिए, हम सब का ख्याल ये था कि ये बजट में दो ख़ास चीज़ें होंगी। एक तो ये कि नुमाया तौर पर कोशिश ये होगी कि जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो रोज़ाने के करंट खर्चे हैं उनमें किसी न किसी तरीके से सिग्निफिकेंट कमी लाई जाएगी। दूसरा ख्याल ये था कि टैक्सेस के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो इनकम टैक्स का जो कवरेज है और जो उसका बेस है उसको फैलाया जाएगा, और जो हमारे मुल्क के अशरफिया हैं उनको जो बेशुमार कंसेशंस मिले हैं वो कम कर दिए जाएंगे। ये और तीसरा ये ख्याल ये था कि रिलीफ का जो पैमाना है बजट में वो बढ़ेगा, और कोशिश ये होगी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वाज़े तौर पर बढ़ाया जाए। ये तीन नुमाया फीचर्स थे हम सब की एक्सपेक्टेशंस, मगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स ऐसा नहीं हुआ। इस बजट में आप ये देखें कि खर्चों में बेपनाह इजाफा। आप ये सोचिए कि जब प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त तनख्वाहें बढ़ने का गुंजाइश नहीं रही है, इसलिए कि प्रॉफिट्स कम हो गए हैं और कंपनियां बंद हो रही हैं, तो आप दूसरी तरफ देखिए कि हुकूमत ने चारों हुकूमतें प्रोविंशियल और फेडरल मिलजुल के अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में 22 से 25% इजाफा किया है। हैरत अंगेज बात। इससे खर्चों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। दूसरा, जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उन पे जो खर्चे बजट में हैं, फेडरल बजट में, उसमें तकरीबन 50% इजाफा है, यानी कि 1800 अरब तक लेके चले गए हैं इन खर्चों को। तो वाज़े तौर पर ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि कोई कमी नहीं की गई खर्चों में। दूसरी तरफ आप देखिए कि 60% जो इजाफा हुआ है टैक्सेस में वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में होगा, और उसके नतीजे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों का दूध, बच्चों का स्टेशनरी, दवाइयाँ, इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स वगैरह वगैरह चीज़ों, हर बेसिक चीज़ों पर आपने टैक्सेस लगा दिए हैं। तो जो अमीर तबका है उन पर हमारा ख्याल ये था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कम से कम एक कदम आगे बढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लाने के लिए, और दूसरी तरफ हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है बड़े ट्रेडर्स वगैरह, बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स को लाने की कोशिश करेंगी टैक्स नेट में। ऐसा नहीं हुआ है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इट्स अ डिसअपॉइंटिंग बजट। डॉक्टर साहब, लगता है ये कि हुकूमत का एक ही मिशन है कि ऑलरेडी टैक्स्ड क्लास को मजीद टैक्स किया जाए, और ख़ास तौर पे जो पूरेस्ट सेगमेंट है उसको तो बेचारा वो तो पिस के रह गया है। और जैसे आप अभी फरमा रहे हैं कि जो जिन सेगमेंट्स पे IMF ने कहा था, एक तो ज़ीरो सब्सिडी की बात कर रहा था IMF, फिर वो रिटेलर्स को टैक्स करने की बात कर रहा था, फिर एग्रीकल्चर के हवाले से कोई खातिर खा चीज़ इस बजट के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। अगर ऐसे ही है, इसी तरह से इनकम जनरेट करने का सोच रही है सरकार कि टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया जाए,
تو اس سے تو انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا, معیشت نہیں چلے گی, روپے کی ریل پیل نہیں ہوگی. تو پھر ذرا فور کاسٹنگ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں روپیہ کس جگہ پہ ہوگا؟ ہم تو روپی ڈپریسیشن جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا کمپیریٹیو انالیسس ریجن کے اندر کرنسیز کے ساتھ کر رہے ہیں, تو بہت ہی افسردگی سی چھا جاتی ہے سر. دیکھیے, ایک دو تین چیزیں ایسی ہیں بجٹ میں جو کہ واقعی بہت زیادہ پریشان کن ہیں. سب سے پہلے ہم نے ایکسپورٹرز کو, جو ایک زمانے میں ہم انسینٹیوز دیا کرتے تھے, کافی حد تک وہ واپس لے لیے تھے. اب ایک بہت ہی بڑا قدم لیا گیا ہے کہ جو ان پر ایک پریزمپٹیو انکم ٹیکس تھا 1% آف دا ایکسپورٹ سیلز, اس کو تبدیل کر کے نارمل انکم ٹیکس رجیم میں لے آئے ہیں, یعنی کہ 29% آن پروفٹس. ہمارا اس وقت فیوچر اس پہ ہنچ کرتا ہے کہ ہم اپنے برآمدات کو بڑھائیں. وہ ہماری لائف لائن ہے. یہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ آپ نے ایک آخری انسینٹیو جو ہمارے ایکسپورٹرز کے پاس تھی وہ بھی آپ نے واپس لے لیا, اور اب خدا نخواستہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو رپورٹڈ پرائسز ہوں گے آن ٹرانزیکشنز وہ کچھ کم بتائے جائیں گے تاکہ انکم ٹیکس کا بوجھ کم ہو. دوسری طرف جو واضح طور پر میں سمجھتا ہوں غلط کیا گیا ہے وہ یہ کہ سیلریڈ کلاس, جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ ان میں بالکل گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ٹیکس ایویژن کریں, ان پر بھی ٹیکس کو بہت بڑھا دیا گیا ہے. اور جو کم آمدنی والے سیلریڈ کلاس ہے, یعنی کہ 50,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک, ان پر بھی ٹیکس بڑھا دیا. اور ہم سب کو اس بات کا پریشانی ضرور ہے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس بجٹ کے نتیجے میں ایک تو ہمارے تجارتی خسارے میں اضافہ ہو سکتا ہے, دوسری طرف افراط زر میں بھی اضافہ ہوگا, اس لیے کہ آپ نے کافی بیسک چیزوں پر ٹیکسز لگا دیے ہیں, امپورٹس بے شمار آئٹمز پہ لگائے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے شاید کہ جو ٹارگٹس ہم نے اپنے اینول پلان میں مقرر کیے ہیں کہ شرح نمو 3.5% اور افراط زر 12.5%, یہ سب وائلیٹ ہونے کا خطرہ آ گیا ہے. اور کہاں تک جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ سر, وہ انفلیشن کے نمبرز ہوں یا جی ڈی پی کے نمبرز ہوں؟ میرا خیال یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 17 سے 19% منیمم, اور شرح نمو جو ہے اگر ہم 2.5 سے 3% کی رینج میں بھی آ جائیں تو بہت مناسب ہوگا. اور تیسری طرف آپ کو میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں جو بے روزگاری کا پیمانہ ہے وہ تاریخ کا ایک بلند لیول پر پہنچ چکا ہے, اور وہ ہے 10%. 5 سال پہلے یہ 6% تھا. غربت کا پیمانہ جو ہے, جو 5 سال پہلے 31% تھا, آج وہ 40% سے بھی زیادہ ہو چکا ہے.